अब देखते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, जिसका शासन काल रहा है 1320 एडी से 1414 एडी तक। इसमें 3 महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। पहला गयासुद्दीन तुगलक 1320 एडी से 1324 एडी के बीच में। दूसरा आता है मोहम्मद बिन तुगलक 1324 एडी से 1351 एडी के बीच में। और तीसरा फिरोज शाह तुगलक 1351 एडी से 1388 एडी तक इसका शासनकाल रहता है। वैसे इसके बाद भी शासक आए, लेकिन ये 3 इम्पोर्टेंट है तुगलक डायनेस्टी में। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। एक्चुअली में तो लास्ट खिलजी डायनेस्टी के जो लास्ट किंग होते हैं खुसरो खान, उसकी हत्या गयासुद्दीन तुगलक करके तुगलक वंश की स्थापना करता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक है। एक्चुअल में इसका नाम था गाजी मलिक, और ये गयासुद्दीन तुगलक के टाइटल से ये गद्दी पर बैठता है। इसने काफ़ी इंटरेस्ट लिया था नहरों के निर्माण में सिंचाई के लिए, और इसका किसानों के प्रति एक अच्छा व्यवहार था। इस वजह से बहुत सारे जो किसान थे, बहुत सारे लोग कंट्री साइड में आकर बसे, और इस व्यवहार से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बढ़ा। मतलब कह सकते हो कि फर्स्ट सुल्तान था जिसने इरिगेशन वर्क को स्टार्ट किया। साथ में उसने कम्युनिकेशंस के साधनों को इम्प्रूव किया। पोस्टल सर्विस जो अलाउद्दीन ने स्टार्ट किया था उसको ये रिवाइव करता है। किले को ये रिपेयर करवाता है। साथ में जो पब्लिक यूटिलिटी के जो भी काम होते हैं उन सभी कामों को इनिशिएट करता है। इसके अलावा उसने एक फोर्टिफाइड सिटी तुगलकाबाद की स्थापना भी करता है, जहां पर उसने अपनी राजधानी बनाई। और अब टाइम आता है 1324, वो टाइम जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के मिलिट्री कैंपेन से वापस आ रहे होते हैं, और जौना खान जो कि जिसे बाद में हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, उसका बेटा, उसके स्वागत के लिए दिल्ली के पास एक गांव है अफगानपुर, वहाँ पर लकड़ी का एक स्टेज बनाता है, मंडप बनाता है उसके स्वागत के लिए। और जैसे ही ये उस स्टेज पर आता है वो पूरा गिर जाता है, और उसी में डेवरी के अंदर दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। इस पर इब्न बतूता कहता है कि जो जौना खान थे, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, उसने जानबूझ करके प्री प्लान एक्सीडेंट कराया सुल्तान को मारने के लिए। तो बस इसके बारे में इतना है। फिर हम देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक अब देखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तुगलक डायनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर्स होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड होता है 1324 एडी से 1351 एडी के बीच में। इसके नाम जौना खान होता है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। वो एक ग्रेट स्कॉलर होते हैं पर्शियन और अरबिक का, और ये फर्स्ट सुल्तान होते हैं जिसने
मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में है, उसके टॉम्ब में, उसके मकबरा को विजिट किया था। खैर, ये इसके बारे में और बातें ये भी है कि ओपन माइंड के व्यक्ति थे, इसलिए जैन संत जोगी इस वगैरह को ये बहुत मानते थे और जैन टेम्पल भी ये जाया करते थे कभी कभी। और यहाँ तक कि उसका हिंदू के प्रति भी उसकी कुछ आस्था थी। कुछ त्योहार जैसे होली, होली फेस्टिवल को भी उसने काफ़ी मतलब सेलिब्रेट किया। तो वन बाय इसके बारे में हम देखते हैं कि इसके क्या हाईलाइटेड रहे इसके टाइम पीरियड में। सबसे पहली बात तो उसने हैबिट टैक्सेशन लगाया दोआब वाले रीजन में, उस समय लगाया जहाँ पर जिस टाइम में बारिश नहीं हुई, मतलब अकाल पड़ गया, धोखा उसके साथ हो गया। उसने दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम बाद में बदला गया दौलताबाद, ट्रांसफर करता है। साथ में उसने टोकन करेंसी का इंट्रोडक्शन करता है, जिसमें गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को रिप्लेस कर देता है ब्रॉन्ज से। इसके अलावा उसने कराची एक्सपेडिशन करता है, उसमें बहुत सारे रिसोर्स इसके लॉस्ट हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, ये भी अनसक्सेसफुल रहता है। कहने का मतलब ये हुआ इसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, जो सभी के सभी एक्सपेरिमेंट फैल रहे हैं। इसने खुरासन और इराक को कंक्वेस्ट करने का अटेम्प्ट किया, ये भी फैल रहा। और साथ में इसने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का भी क्रिएशन किया, उसका नाम था दीवान ए कोही। इब्न बतूता को दिल्ली का चीफ काजी भी अपॉइंट करता है। और इसके साथ इसके अलावा आर्मी को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है डेसिमल सिस्टम पर, जैसा कि मंगोल पैटर्न में अपनाए जाते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक को वाइज फूल भी कहा जाता था, क्योंकि उसके 5 एक्सपेरिमेंट हुए थे जो अच्छे एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन पांचों के 5 एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं। पहला था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, दूसरा टैक्सेशन इन दोआब, तीसरा कराची एक्सपेडिशन, चौथा खुरासन एक्सपेडिशन, पांचवा टोकन करेंसी। ये 5 एक्सपेरिमेंट उसने किए और सभी फेल रहा। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। साथ में इसने मंगोल को झेलम के नज़दीक एक युद्ध हुआ था, उसमें हराता है और कुछ समय के लिए उसका पावर पेशावर मतलब इंडस रिवर के बियॉन्ड तक फैल गया था। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का एक्सपेरिमेंट क्या रहा था। वो एग्रीकल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे, साथ में उन लोगों को हाई ऑफिस, हाई पोस्ट देने के लिए भी खुद को प्रिपेयर किया जो मेरिटोरियस हैं, चाहे वो नोबल फैमिली से बिलोंग करता हो या ना करता हो। यदि वो काबिल है, मेरिट है, तो मेरिट के बेस पर लोगों को हाई पोस्ट भी दिए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उसका था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। इसने कैपिटल को देवगिरी से दिल्ली से देवगिर ट्रांसफर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम साउथ इंडिया को दिल्ली से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यही देवगिर, जिसका नाम बदल करके रखा गया दौलताबाद, वहाँ यदि रहते हैं तो साउथ इंडिया को कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। और इस वजह से उसने दिल्ली से दौलताबाद के बीच में इसने रोड्स बनाए और
उसके रास्ते में, उसके किनारे में, रोड के किनारे में रेस्ट हाउस को भी सेटअप किया ताकि यात्री को हेल्प मिल सके यात्रा के दौरान। लेकिन दौलताबाद 1500 किलोमीटर दूर था दिल्ली से, और कुछ ही वर्षों में मोहम्मद बिन तुगलक को ये एहसास हो गया कि दौलताबाद में रहना ठीक नहीं है, दौलताबाद को छोड़ देता है। इसलिए क्योंकि इस बात का एहसास होता है कि जिस तरह से दिल्ली से साउथ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वैसे ही देवगिरी दौलताबाद से नॉर्थ वाले पार्ट को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। दूसरा इसका एक्सपेरिमेंट होता है। पहला एक्सपेरिमेंट तो फेल कर गया, वापस वो दिल्ली आए। दूसरा एक्सपेरिमेंट उसका टोकन करेंसी को लेकर था। इसने जिस समय टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, वो समय लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बैकग्राउंड में जाते हैं पहले। जिस टाइम में ये टोकन करेंसी को लेकर आ रहे थे, एक्चुअल में उस समय सिल्वर का पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज था। एक्चुअल में 14 सेंचुरी का वो टाइम पीरियड था, और आसपास इसने देखा भी कि एक्सपेरिमेंट हुए हैं टोकन करेंसी का। जैसे चाइना के कुबलाई खान ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था और सक्सेसफुल रहा टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा ईरान के मुगल रूलर जिसका नाम था गजन खान, उसने भी इस एक्सपेरिमेंट को किया था। तो उनको लगा हम ये एक्सपेरिमेंट हम भी करते हैं। उसने डिसाइड किया कि जो भी सिल्वर टांका है, उस सिल्वर टांका के सेम वैल्यू का ब्रोंज कॉइन बनाया, जिसे टोकन करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया गया, इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन ये आइडिया भारत में नया था और लोगों को राजी करना आसान नहीं था। यहाँ तक कि जो व्यापारी थे, कॉमन मैन थे, वो सब भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किया टोकन करेंसी को विदड्रॉ करने का, और ये एक्सपेरिमेंट उसका फैल रहा। फिर तीसरा देखते हैं। तीसरा एक्सपेरिमेंट जो रहा है, टैक्सेशन इन दोआब के लिए, दोआब वाले रीजन में। तो पहले समझते हैं एग्रेरियन रिफॉर्म्स क्या क्या किए थे जिसकी जरूरत पड़ी। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे मेजरमेंट किए एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली दोआब रीजन में। हाँ, ये बात है कि जो स्टेट का जो रेवेन्यू था, मतलब जिस तरह से अलाउद्दीन के टाइम में 1/2 लिया जाता था टैक्स, वही इसने भी स्टार्ट किया। लेकिन ये रेवेन्यू को, टैक्स को फिक्स करते थे मनमाना ढंग से, ना कि एक्चुअल प्रोड्यूस के आधार पर। और प्राइस भी फिक्स किया गया था आर्टिफिशियली, है ना, ताकि प्रोड्यूस को हम मनी में कन्वर्ट कर सकें। तो इस तरह से उसने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने की कोशिश किया। और साथ में जब इसने ये चीज़ें स्टार्ट किया, टैक्सेशन स्टार्ट किया दोआब रीजन में हाफ प्रोड्यूस का, तो उसी टाइम में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, और लगभग 6 वर्षों तक उस सिचुएशन में बहुत बुरा हाल रहता है। बहुत सारे लोग दिल्ली में मर जाते हैं, और इस तरह से बहुत घातक हो जाता है। यहाँ तक कि जो एयर है, एयर भी घातक हो जाते हैं। सुल्तान दिल्ली छोड़कर चला जाता है और 2.5 वर्षों तक कैंप में रहता है, दिल्ली से 100 मील दूर गंगा नदी के किनारे कन्नौज के पास। और जब वो रिटर्न होते हैं दिल्ली, तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट को सेटअप करता है
एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए दोआब में उसका नाम होता है दीवान ए कोही। और इस तरह से उसने एरिया को डेवलपमेंट ब्लॉक में डिवाइड करता है और उसको हेड करने के लिए, उसको देखने के लिए ऑफिसर भी नियुक्त करता है। उसका काम यही होता है कि अब जाइए साहब, कल्टीवेटर जो भी हैं उसको लोन दीजिए ताकि वो क्रॉप को उगा सके। और उसने एक स्कीम लाया कल्टीवेटर के लिए, सेपरेट क्रॉप उगाने के लिए। जैसे जौ के स्थान पर गेहूँ, गेहूँ के स्थान पर गन्ना, गन्ना के स्थान पर अंगूर और खजूर, इस तरह से। तो जो स्कीम था ये लार्जली फेल हो गया क्योंकि जिस व्यक्ति को उसने चुना था इस काम के लिए वो व्यक्ति ही अनुभवहीन थे, बेईमान थे, है ना, और इसके गलत उपयोग करता था अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ये भी इसका फेल रहा दोआब में टैक्सेशन का कंसेप्ट भी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उसका होता है चौथा, खुरासन कंपेन। जैसे देवगिर से वो वापस आता है दिल्ली, तो सुल्तान बहुत बड़ी मात्रा में आर्मी को रिक्रूट करता है ताकि अफगानिस्तान और गाजी को जीत सके। लेकिन वरानी कहता है कि उसका मेन ऑब्जेक्ट जो था खुरासन और इराक को जीतने का। और अंततः ये एक्सपेरिमेंट भी उसका फैल जाता है। नेक्स्ट आता है कराची एक्सपेडिशन। कराची एक्सपेडिशन एक्चुअल में लॉन्च किया गया था हिमालय के कुमाऊं हिल में, हिमालय के कुमाऊं पहाड़ियों में। वहाँ इसलिए किया गया था क्योंकि आइडिया ये था कि जो चाइनीज थ्रेट है, जो चाइना का जो घुसपैठी होता है इंडिया में, उसको काउंटर करने के लिए ये एक्सपेडिशन किया गया। हालांकि शुरुआती सक्सेस मिले, लेकिन जब आर्मी बहुत अंदर चले गए और उनके बारे में ज्योग्राफी के बारे में लोगों को पता भी नहीं था जो सैनिक गए थे, और फिर मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि 10,000 सैनिकों में सिर्फ 10 लोग ही वापस आए थे। इस तरह से ये एक्सपेडिशन भी फैल रहा। तो इस तरह से इसको वाइज फूल भी कहते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो अच्छे कर रहे थे लेकिन रिजल्ट उसके अपोजिट आ रहा था। अब हम तुगलक डायनेस्टी के लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर की बात करेंगे, फिरोज शाह तुगलक की, जिसका शासनकाल रहा है 1351 एडी से 1388 एडी तक। सबसे पहले हम फिरोज शाह तुगलक की डोमेस्टिक पॉलिसी की बात करते हैं जिसमें वो फिस्कल रिफॉर्म करता है। दूसरा इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था करता है। तीसरा पब्लिक वेलफेयर मेजर्स, और चौथा कंस्ट्रक्शन वर्क। ये 4 भागों में हम इसको बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं फिस्कल रिफॉर्म्स। फिरोज शाह तुगलक ने 23 टैक्सेस को ख़त्म करके उसको सिर्फ 4 टैक्स में कन्वर्ट करके टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाता है। सिर्फ 4 टैक्स होते हैं जो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग वो रखते हैं। 4 टेस्ट होते हैं, उसका नाम कुछ इस तरह है: खराज, जजिया, खम्स और ज़कात। खराज का मतलब लैंड रेवेन्यू, जजिया का मतलब जो रिलीजियस टैक्स था जो हिंदुओं पर लगाए जाते थे। और फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं पर तो लगाया ही, साथ में ब्राह्मण पर भी टैक्स लगा दिए।
फिर खम्स खम्स का मतलब लूट पाट करके जो संपत्ति आते थे उसका 1/5 टैक्स के रूप में देना होता था। और ज़कात मतलब 2.5% मुस्लिम के इनकम का टैक्स देना पड़ता था ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। तो 4 टैक्स में कन्वर्ट करके इसने टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाता है। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इरिगेशन टैक्स भी लगाता है इन चारों टैक्स के अलावा, जिसको हक ए सरव कहा जाता है। तो इरिगेशन टैक्स में 1/10 होता है प्रोड्यूस का, वो उनको देना होता है जो स्टेट कैनाल को राज्य के द्वारा निर्मित नहरों का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करता है। उन्हें अपनी उपज का 1/10वां हिस्सा देना होता था सिंचाई टैक्स के रूप में। दूसरा देखते इरिगेशन। इरिगेशन के लिए उसने बहुत सारे कैनाल नहरों की खुदाई भी कराया, कंस्ट्रक्शन कराया, और ये मोस्टली दिल्ली और दिल्ली के पास वाले रीजन में और हरियाणा हिसार वाले रीजन में था। नेक्स्ट, पब्लिक वेलफेयर मेजर। फिरोज शाह तुगलक ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट को सेटअप करता है, उसका नाम रखता है दीवान ई खैरात। और इस डिपार्टमेंट का मेन मकसद ये होता है कि जो ज़रूरतमंद है और गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए ये काम करेगा। इसी संदर्भ में वो मुस्लिम गरीब लड़कियों की शादी स्टेट एक्सपेंस पर, राज्य के खर्चों पर कराई जाती थी। इसके अलावा ओल्ड एज पेंशन को भी उसने इंट्रोड्यूस किया। और इसके अलावा उसने एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी ओपन किया ताकि जो बेरोजगार हैं उनको काम मिल सके। फिरोज शाह तुगलक ने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल जिसका नाम था दार अल सफ़ा उसको भी स्थापना करता है अपने कैपिटल में, ताकि जो बीमार व्यक्ति हैं उसका इस्तेमाल कर सकें। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ई बंदगान नाम के डिपार्टमेंट भी खोलते हैं। दीवान ए बंदगान अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, दास का ये डिपार्टमेंट होता है, इसकी स्थापना भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क। फिरोज शाह तुगलक को ग्रेट बिल्डर भी कहा जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे सिटी जैसे फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर सिटी का निर्माण किया। उसने जौनपुर सिटी का भी स्थापना करता है और वो सिटी की स्थापना जौना खान मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करता है। फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में रेड फोर्ट लाल किला के नजदीक है, वो फिरोज का एक फेवरेट सिटी हुआ करता था जहां पर वो लंबे समय तक रहा है। इन सब का कंस्ट्रक्शन भी फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। इन सब के अलावा एक बात इंटरेस्टिंग है कि 2 अशोकन पिलर थे जिसे दिल्ली लाया गया। एक तोपरा मतलब अम्बाला डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा है वहां से लाया, और दूसरा मेरठ उत्तर प्रदेश से इस 2 अशोक के पिलर्स को दिल्ली लाया गया। और इस दौरान बहुत सारे मस्जिद का भी इसने निर्माण किया है। तो हम कुछ और बातें इसके इम्पोर्टेंट बातें करें फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक ने
बंगाल पर अपना कैंपेन चलाया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा बंगाल में, और इस तरह से सल्तनत ने अपना प्रभाव, अपना जो कब्जा है बंगाल से खो देता है। मोस्टली ऐसा ऐसा देखने को मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड शांतिपूर्ण रहता है, लेकिन हाँ, डेवलपमेंट वाला ज़रूर होता है। साथ में उसने वंशानुगत चीज़ें को भी प्रारंभ रखा, जैसे कोई नोबल मर जाता है तो उस पद पर उसके बेटा को अलाउ किया गया, और साथ में उसको एकता के साथ उसको उस पद पर बैठाया गया। यहाँ तक कि फिरोज शाह तुगलक ने एक प्रथा चली आई थी, उसे भी खत्म करता है। प्रथा कुछ इस तरह से थी कि कोई ऑफिसर बैलेंस में कुछ, और जब ऑडिटिंग होती थी बैलेंस में पैसे वगैरह में कुछ मतलब मिसमैच है, और जब ये ऑडिटिंग होती थी पता चलता था कि बैलेंस उसके अगेंस्ट है, तो उस अकाउंट में जो छेड़छाड़ का जो मामला था, उसकी वजह से टॉर्चर किया जाता था नोबल्स को। तो इस प्रथा को उसने खत्म कर दिया। और यहाँ तक कि आर्मी में भी उसने वंशानुगत जो सिद्धांत था उसको आगे एक्सटेंड करता है। सोल्जर को कैश में पेड नहीं करते हैं, उसे उसके बदले में लैंड रेवेन्यू विलेज का दिया जाता है। इन सबों के अलावा फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम महिलाओं को समाधि पर, अर्थात जो दरगाह होता है वहाँ पर जाने के लिए मना कर दिया। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि वो ऑर्थोडॉक्स धर्माचार को सैटिस्फाई कर सकें। सिर्फ महिला, बच्चे और बीमार और जो दरिद्र हैं उन्हीं को और जिनके पास जो जीवन यापन करने का कोई माध्यम नहीं है, उन्हीं को जजिया से उसने मुक्त किया था, लेकिन ब्राह्मण को जजिया से मुक्त नहीं किया था। ब्राह्मण पर भी जजिया लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक फर्स्ट ऐसे रूलर थे जिसने हिंदू रिलीजन्स के काम को आगे बढ़ाता है और संस्कृत में लिखी हुई चीज़ों का ट्रांसलेशन पर्शियन में कराता है। उसने बहुत सारे जो बुक्स हैं, म्यूजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, इन सब पर भी काम करता है, और उसका ट्रांसलेशन संस्कृत से पर्शियन में कराता है अपने शासन के दौरान। और वो हॉस्पिटल भी फ्री ट्रीटमेंट के लिए भी सेटअप करता है, स्पेशली गरीबों के लिए। तो ओवरऑल एक बात और सामने आती है कि फिरोज शाह तुगलक इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट में काफ़ी इंटरेस्टेड था, इसलिए उसने पब्लिक वर्क को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, और बहुत सारे बिल्डिंग्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए। इन सब के अलावा कुछ बातें और हम यहाँ देख सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने 1200 फल के गार्डन, फ्रूट गार्डन प्लांट किए थे। 1200
फल के गार्डन स्थापित करने का मेन मकसद था कि स्टेट के इनकम को बढ़ाना। इस तरह से उसने काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट करता है स्पेशली इकोनॉमी में। तो ओवरऑल हम एक बार बातें फिर से समझ लेते हैं। इसने टैक्सेस लगाए खराज, ज़कात, खम्स एंड जजिया, और जजिया को एक सेपरेट जजिया को उसने सेपरेट टैक्स के रूप में लगाया और ब्राह्मण पर भी लगाया फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत। और इसके अलावा उसने 2 डिपार्टमेंट की भी स्थापना करता है, दीवान खैरात जो कि पुअर एंड नीडी व्यक्तियों के लिए था, और दीवान बंदगान जो कि दासों का डिपार्टमेंट था, इसकी स्थापना करता है। तो इतना ही इसमें है, ज़्यादा कुछ नहीं है।